फ्रेंड्स, मैं PM परमार, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रूल 2020 पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटे गए हैं। तो ये वीडियो में हम पार्ट 1 में थोड़े रूल की चर्चा करेंगे। नियम नंबर 2, एप्लीकेशन मतलब लागू करना। These rules shall apply to ग्रामीण डाक सेवक of Department of Posts, Ministry of Communication, Government of India। ये रूल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के GDS को लागू होगा। 1 ब्रांच पोस्ट मास्टर, 2 असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा ग्रामीण डाक सेवक। नियम नंबर 3, डेफिनेशंस परिभाषा है। Engaging authority means any authority empowered to engage GDS on the basis of GDS conduct and engagement rules 2020। Engaging authority का मतलब है ऐसी अथॉरिटी जो 2020 के GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल से हिसाब से अपॉइंट करने के लिए, एंगेज करने के लिए सक्षम है। बी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट पोस्ट या तो इंस्पेक्टर पोस्ट। RMS के मामले में या तो सब डिवीजन इंस्पेक्टर और RMS सब डिवीजन के मामले में। गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार से केंद्र सरकार। ग्रामीण डाक सेवक मीन्स ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। नियम नंबर 3 में परिभाषाएं में हेड ऑफ सर्कल मीन्स द हेड ऑफ पोस्टल सर्कल एंड इंक्लूड्स चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मतलब PMG, चीफ PMG। हेड ऑफ डिवीजन पोस्टल और रेलवे मेल सर्विस के मामले में सीनियर सुपरिटेंडेंट या तो सुपरिटेंडेंट जैसे भी है। हेड ऑफ द रीजन, हेड ऑफ द रीजन के मामले में पोस्टल सर्कल मीन्स पोस्ट मास्टर जनरल, रीजन का हेड। मेंबर्स ऑफ फैमिली मतलब परिवार के सदस्य में, ग्रामीण डाक सेवक के परिवार के सदस्य में उसकी पत्नी या पति शामिल है, चाहे वह उक्त सरकारी कर्मचारी के साथ रहता है या रहती है, परंतु इसके अंतर्गत सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारी से यथास्थिति पृथक हुई पत्नी या पृथक हुआ पति शामिल नहीं है। ग्रामीण डाक सेवक का पुत्र या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री शामिल नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी पर किसी भी प्रकार आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा के भार से ग्रामीण डाक सेवक किसी विधि के द्वारा अधीन वंचित कर दिया है। नियम नंबर 10, कंडीशन ऑफ सर्विस सेवा की शर्तें। सेवक shall not be required to perform duty beyond maximum period of 5 years in a day। ग्रामीण डाक सेवक को दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए रोका नहीं जाएगा। सेवक shall not be retained beyond 65 years of age। सेवक को 65 साल की उम्र पूरी होने के बाद रखा जाएगा नहीं। Should have independent source of income। The selected candidate shall be required to comply with this prescribed condition within 30 days after selection but before engagement।
सेवक को इंडिपेंडेंट सोर्स इनकम का आय का होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उनको ये कंडीशन सिलेक्शन के बाद 30 दिन में पूरी करनी है, लेकिन उनको एंगेजमेंट करने से पहले ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ए सेवक shall be transferred from one post or या उन यूनिट टू अनदर पोस्ट और यूनिट इन पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और विजिलेंस ग्राउंड। सेवक की एक पोस्ट या एक यूनिट से दूसरे पोस्ट या दूसरे यूनिट में पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या विजिलेंस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हो सकता है। सेवा की शर्त में आगे है रेसिडेंस इन पोस्ट विलेज और डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस विद इन 1 मंथ आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट शैल बी मैंडेटरी। जो भी पर्सन जीडीएस में सिलेक्ट हुआ है उसे उसका रेसिडेंस पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी जुरिडिक्शन में या तो जहाँ पर उसकी नियुक्त हुई है वो गांव में सिलेक्शन के 1 महीने के अंदर उनको रखना है, लेकिन उसको पोस्ट एंगेजमेंट पर काम करने से पहले ये कंपलसरी होगा। ए सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। सेवक सिविल सर्विस मतलब केंद्र सरकार से बाहर होगा। ए सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ग्रामीण डाक सेवक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई की तरह क्लेम नहीं कर पाएगा। पोस्ट ऑफिस शैल बी लोकेटेड इन द accommodation टू बी प्रोवाइडेड बाय ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर सुटेबल फॉर यूज एज पोस्ट ऑफिस प्रीमाइसिस। पोस्ट ऑफिस जो ग्रामीण डाक सेवक को ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए नियुक्त किया गया है उसे पोस्ट ऑफिस इस प्रकार से उनको बिल्डिंग हायर करना है जिससे पोस्ट ऑफिस में जो भी कस्टमर आए उनको सहूलियत हो। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ ए सेवक शैल बी परमिशिबल। जीडीएस की ड्यूटी जो है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो ईबीपीएम के साथ और जीडीएस के साथ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सेवक कैन बी डिस्चार्ज बिफोर अटेनिंग 65 ईयर्स ऑफ एज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। अगर कोई सेवक को मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया है तो उसको 65 एज पूरे होने से पहले भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। रूल 3B एज लिमिट। जीडीएस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होगी? तो मिनिमम एज फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस पोस्ट शैल बी 18 एंड मैक्सिमम विल बी 40 ईयर्स। जो भी वैकेंसी नोटिफाई हुई है उस दिन को कोई भी पर्सन जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उस दिन उसकी उम्र 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट डिफरेंट कैटेगरी के लिए भी अलग अलग से एज रिलैक्स किया गया है। जैसे SC ST का कोई पर्सन पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उनके लिए 5 साल नॉर्मल एज से 5 साल रिलैक्स किया जाएगा। ओबीसी पर्सन के लिए नॉर्मल एज से 18 से 40 जो हमने बताया उससे 3 साल रिलैक्स किया जाएगा। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पर्सन जो जीडीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए 40 से आगे कोई रिलैक्सन नहीं होगा। PWD पर्सनालिटी विथ डिसेबिलिटीज़। जो भी पर्सन डिसेबिलिटी वाला है उसको 40 के बाद दूसरा 10 साल का वेटेज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD प्लस OBC फिजिकल डिसेबिलिटी वाला पर्सन जो OBC के पर्सन भी है उसको 40 के बाद और रिलैक्सेशन मिला जाएगा, मतलब 40 + 13। SC ST पर्सन अगर वो फिजिकल डिसेबल है तो वो मामले में SC ST पर्सन को
15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जो भी पर्सन SC ST है और फिजिकल हैंडीकैप भी है उनको 40 + 15 तो 15 साल उसको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। रूल 3B, BPM, ABPM और डाक सेवा के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो BPM, ABPM और डाक सेवक के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड पासिंग मार्क के साथ होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश स्टडी के साथ जो उन्हें कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ पास किए होना ज़रूरी है। The candidate should have studied the local language at least up to 10th standard as compulsory or elective subject। जो भी कैंडिडेट है पर्सन उसने 10वीं कक्षा तक लोकल लैंग्वेज उन्होंने स्टडी किया है, वो भी कंपलसरी होगा। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, द कैंडिडेट्स फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ GDS refer to above will be required to furnish basic computer training course certificate at least 60 days duration। ऊपर बताए गए GDS की कैटेगरी जैसे BPM, ABPM और डाक सेवक के लिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट मिनिमम 60 डेज का पास किया होना चाहिए। Certificate shall be relaxable in case where a candidate has studied computer as a subject in matriculation or class 12 or any other higher educational level। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने मैट्रिकुलेशन या 12वीं कक्षा में या दूसरा हायर एजुकेशनल लेवल में कंप्यूटर विषय के साथ पास किया है तो ऐसे मामले में 60 डेज का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट उनको देना नहीं है। रूल 3B कंटिन्यूड है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, इट इज़ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर ऑल GDS पोस्ट। सारे GDS पोस्ट के लिए साइकिलिंग का नॉलेज प्री रिक्विजिट है। In case of candidate having knowledge of riding a scooter or motorcycle that may be considered as knowledge of cycling, the candidate has to submit a declaration to these effects। जैसे हमने देखा कि साइकिलिंग जानना GDS पोस्ट के उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसा उम्मीदवार जो स्कूटर या मोटरसाइकिल जानता है तो उसे वो साइकिलिंग जानता है ऐसा माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। Method of engagement will continue to be as online engagement process for engagement of all categories of GDS as prescribed from time to time। एंगेजमेंट का जो मेथड जो ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस फिलहाल हो रहा है जो GDS की सारी कैटेगरी है वो भी समय समय पर यही चालू रहेगा। रूल 3C वॉल्यूंटरी डिस्चार्ज स्कीम, all categories of Gramin Dak Sevaks can avail of the voluntary discharge scheme on completion of 20 years of engagement period। सारे GDS वॉलंटरी जिसने 20 साल का एंगेजमेंट पीरियड पूरा किया है वो ए वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। या तो जो दो GDS मेडिकल ग्राउंड एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द डिपार्टमेंट। ऐसे GDS जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर ऐसे वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम का बेनिफिट लेना है वो भी समय समय पर डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऐसा बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं। नियम नंबर 4 एंगेजिंग अथॉरिटी। एंगेजिंग अथॉरिटी GDS BPM और GDS ABPM डाक सेवक के मामले कौन कौन होगी? तो GDS BPM के मामले में कंसर्न हेड ऑफ द डिवीज़न, GDS ABPM या डाक सेवक के मामले में IP या तो ASP सब डिवीज़न का या हेड ऑफ द ऑफिस का या तो सब अपॉइंटिंग यूनिट, लेकिन A, B एंड C क्लास ऑफिस एंगेजिंग अथॉरिटी नहीं होंगे। रूल 5 पावर्स ऑफ द एंगेजिंग अथॉरिटी। एंगेजिंग अथॉरिटी के क्या पावर होंगे?
Any of the penalties specified in Rule 9 may be exercised by any authority shown in the schedule. जो भी रूल 9 में पेनल्टी प्रिस्क्राइब किया है वो एंगेजिंग अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है और बाय एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय स्पेशल ऑर्डर of the head of the circle or the head of the region under circumstances to be recorded in writing. In no case the authority so appointed shall be lower in rank than the authority who originally engaged the ग्रामीण डाक सेवक. कोई भी संजोगों में जिस अथॉरिटी ने ओरिजिनली जीडीएस को अपॉइंट किया है उससे कम रैंक वाली अथॉरिटी डिसिप्लिनरी पावर पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकती. रूल 7 लीव. रूल 7 पेड लीव 20 days in a year, 10 days for every half years without accumulation. जीडीएस को एक साल में 20 दिन की पेड लीव मिलेंगी, हर 6 महीने 10 दिन. लेकिन ऐसी लीव जो उसको एक साल 20 मिली है वो उनको इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा, उनको अवेल करना पड़ेगा. रूल 7 है इमरजेंसी लीव. जीडीएस को एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन की इमरजेंसी लीव मिलेगी. रूल 7B मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल जीडीएस. रूल 7B फीमेल जीडीएस को मैटरनिटी लीव के बारे में है. तो जो फीमेल जीडीएस जिसे 2 बच्चे से कम जीवित है उसको डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट से 180 दिन 180 डेज की मैटरनिटी लीव मिलेगी. रूल 8 टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. liable to be terminated at any time by a notice in writing by GDS or his appointing authority. जीडीएस के मामले में जीडीएस भी नोटिस दे सकता है और उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंगेजिंग अथॉरिटी वो भी उनको नोटिस देके टर्मिनेट कर सकती है. अगर 3 साल से कम सर्विस जीडीएस है तो ऐसे मामले में पीरियड ऑफ सच नोटिस सेल बी ए 1 मंथ, उसको 1 महीने की नोटिस दी जाएगी. टीआर से प्लस डीए पेड किया जाएगा और ऐसे जीडीएस को ग्रेजुटी और सेवरेंस अमाउंट मिलेगी नहीं. रूल 9 पेनल्टीज शिक्षाएँ. जीडीएस को कौन कौन सी शिक्षाएँ हो सकती हैं? सबसे पहले सेंश्योर निंदनीय काम, debarring from examination for MTS, postman or PA for a period of maximum 3 years. Debarring from recruitment to MTS Group C on the basis of seniority for a period of 3 years. मतलब MTS postman PA के एग्ज़ाम के लिए 3 साल तक उसको डिबार कर सकते हैं. MTS Group C के प्रमोशन के लिए उनको सीनियोरिटी के लेवल पर 3 साल तक डिबार कर सकते हैं. Recovery from TRC whole or part of any pecuniary loss caused by negligence fully without any restriction. अगर जीडीएस के कारण उनकी नेग्लिजेंसी के कारण अगर मॉनेटरी नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, तो इस मामले में उसके टीआर से टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस से पूरे के पूरी या तो उसका कुछ पार्ट की रिकवरी भी कर सकते हैं. कंपलसरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट विथ मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड जीडीएस ग्रेजुटी प्रपोर्शनेट टू एंगेजमेंट पीरियड रेंडर बाय जीडीएस. जीडीएस को कंपलसरी डिस्चार्ज एंगेजमेंट से किया जा सकता है और इस मामले में उसको एसटीबीएस सिक्योरिटी डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा. एंड ग्रेजुटी अगर जो भी जीडीएस ने जितनी भी सर्विस की है उसके हिसाब से प्रपोर्शनेट ग्रेजुटी भी उनको मिल सकती है. रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट विच शैल नॉट बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट. एंगेजमेंट से रोड रिमूव करना जो फर्दर फ्यूचर एंगेजमेंट के लिए गैर नहीं होगा, मतलब उसको मिल सकता है. Dismissal from employment which shall ordinarily be a disqualification for future employment.
एम्प्लॉयमेंट से डिसमिसल करना, जो फ्यूचर में उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। रूल 10A प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टी। No order imposing any of the penalties specified in clause 1 to 5 of Rule 9 shall be passed on a GDS except after। हमने जैसे अगले स्लाइड में देखा तो कोई भी ऐसी पेनल्टी 1 से 5 की जो रूल 9 में बताई गई है उसे GDS पर इम्पोज नहीं की जाएगी। तो GDS is informed in writing of the proposal to take action against him or her and of the allegation on which it is proposed to be taken and given an opportunity to make any representation he she may wish to। उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, प्रपोजल राइटिंग में होगा कि आपके सामने क्या कार्रवाई होने वाली है और उसका थोड़ा ब्यौरा, और उसको मौका दिया जाएगा उसके सामने वो क्या रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। Such representation, if any, is to be taken into consideration by the engaging authority। जब भी रूल 10A के अंतर्गत कोई भी पेनल्टी रूल 9 की लगानी है और सेवक को प्रपोजल में इन्फॉर्म करने के बाद उनसे जो भी रिप्रेजेंटेशन आता है तो एंगेजिंग अथॉरिटी को माइनर पेनल्टी इम्पोज करने से पहले उनको कंसिडरेशन में लेना है। रूल 10B प्रोसीजर फॉर मेजर पेनल्टीज। No order imposing any of the penalties specified in clause 6 to 9 of Rule 9 shall be passed on GDS। GDS के सामने रूल 9 में बताई गई 6 से 9 नंबर की कोई भी पेनल्टी उन पर सीधी लादी नहीं जाएगी। जैसे कि सेवक इज इन्फॉर्म इन राइटिंग ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर एंड ऑफ द एलिगेशन ऑन विच इट इज proposed to be taken and given on opportunity to make any representation he may wish to make। GDS सेवक को राइटिंग में प्रपोजल भेजा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आपके सामने कौन सा एक्शन लेने वाले हैं और उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनको पूरा मौका दिया जाएगा। Such representation, if any, is taken into consideration by the engaging authority। जो GDS ने सारा रिप्रेजेंटेशन भेजा है उसको एंगेजिंग अथॉरिटी को पेनल्टी करने से पहले कंसीडर करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द मेजर पेनल्टी शैल नॉट बी इम्पोज एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच he or she has been informed of the charge against him or and has been given reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। कोई भी मेजर पेनल्टी इंक्वायरी किए बिना जिसके लिए उनको इन्फॉर्म किया गया है कि उन पर कौन सा चार्ज है और उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए बिना और उनको जो चार्ज उनके सामने रखा है उनको चार्ज के सामने उसको सुने बिना किया जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर इट इज़ प्रपोज्ड आफ्टर सच इंक्वायरी, बशर्ते कि ऐसी इंक्वायरी जो शुरू किए कि उसके बाद टू इम्पोज अपॉन हिम और एनी सच पेनल्टी, और GDS के सामने जो भी पेनल्टी जो भी शिक्षाएँ लागू करनी है सच पेनल्टी में बी इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी। लेकिन ऐसी पेनल्टी जो 6 से 9 नंबर की रूल 9 की है और उनको जो भी इंक्वायरी में एविडेंस सबूत के आधार पर ही दी जाएगी। रूल 12 पुट ऑफ ड्यूटी। पुट ऑफ ड्यूटी वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम और हर इज कॉन्टेम्पलेटेड और इज पेंडिंग। जब भी कोई भी GDS के सामने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का तो शुरू हो रही है या तो पेंडिंग है या तो वेयर ए केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल, अथवा तो GDS के सामने कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल उसके सामने कोई क्रिमिनल ऑफेंस के मामले में चल रहा है। Provided that in case involving fraud or embezzlement, the sevak holding any post specified in schedule, so these rule may be put off duty by the inspector of post offices, assistant superintendent, as the case may be, under immediate intimation to the engaging authority। बशर्ते कि जब भी फ्रॉड के मामले में जो भी GDS सेवक पोस्ट होल्ड कर रहा है तभी उसको इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस
भी उनको पुट ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन वो एंगेजिंग अथॉरिटी को इंटीमेशन देंगे। द ऑर्डर shall cease to be effective on the expiry of 15 days from the date of such order unless earlier confirmed or cancelled by the engaging authority or the authority to which the engaging authority is subordinate। ऐसा ऑर्डर 15 दिन पूरा होने के बाद सीज पूरा किया हो जाएगा मानना है, अगर एंगेजिंग अथॉरिटी ने उन्हें कंफर्म नहीं किया है या तो कैंसिल नहीं किया है। पुटअप ड्यूटी में आगे देखते हैं। पुटअप ड्यूटी में सेवक शेल बी एंटाइटल्ड टू अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। सेवक को कॉम्पेंसेशन एक्स ग्रेशिया पेमेंट के तौर पर मिलेगा। कितना मिलेगा? जो टीआरसी प्लस डीए का 25%, 25% ऑफ टीआरसी प्लस डीए, तो टीआरसी का 25% बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। अगर पुट ऑफ ड्यूटी 90 डेज़ के उपरांत भी चालू रखनी है, या तो 90 डेज़ के उपरांत अगर पुट ऑफ ड्यूटी कंटिन्यू रही है तो उस मामले में जो इनिशियल टीआरसी है उसका 50% कम भी हो सकता है और उसका 50% बढ़ भी सकता है। फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो में रूल नंबर 12 तक की चर्चा की है। अब अगले वीडियो में हम रूल नंबर 13 से चर्चा करते हैं। थैंक यू।